मित्रों, आज की यह राष्ट्रीय संगोष्ठी राजभाषा कार्यान्वयन, चुनौतियां एवं समाधान इस विषय पर आयोजित है और अब मैं श्री के श्रीनिवास राव जी को आमंत्रित कर रहा हूँ। आज के कार्यक्रम में पधारे विद्वान अतिथियों और सम्मानित श्रोताओं का स्वागत है। भाषा के माध्यम से हम अपने विचारों को अभिव्यक्त करते हैं। यह ऐसी शक्ति है जो मनुष्य को मानवता प्रदान करती है, उसका सम्मान और यश बढ़ाती है। किसी भी प्रजातांत्रिक देश में राजकाज की भाषा उसकी जनता की भाषा होती है। राज या प्रशासन की भाषा को राजभाषा कहते हैं। इसके माध्यम से ही सभी प्रशासनिक कार्य किए जाते हैं। जब से प्रशासन की परंपरा प्रचलित हुई, तभी से राजभाषा का प्रयोग भी किया जा रहा है। प्राचीन काल में भारत में संस्कृत, प्राकृत, पाली, अपभ्रंश आदि भाषाओं का राजभाषा के रूप में प्रयोग होता था और मुग़लों की सत्ता आने के बाद फारसी और अरबी भाषाओं का प्रयोग होने लगा। अंग्रेज़ों ने भी अपने शासनकाल में उस समय प्रचलित राजभाषा फारसी को ही अपनाया, लेकिन लॉर्ड मैकल ने अंग्रेजी को भारत की शिक्षा और प्रशासन की भाषा के रूप में स्थापित कर दिया। अन्य भारतीय भाषाएं जो कि राजकाज की भाषा के लिए सक्षम थी, उनकी उपेक्षा कर विदेशी भाषाओं को भारत की राजभाषा बनाने का सोच समझ षड्यंत्र होता रहा। लेकिन स्वतंत्र संग्राम के समय में हमारे राष्ट्रीय नेताओं ने भारतीय भाषाओं और विशेषकर हिंदी को राष्ट्रभाषा और संपर्क भाषा के रूप में प्रचलित करने का प्रयास प्रारंभ किया। इस राष्ट्रीय जागरण के परिणाम स्वरूप हिंदी का निरंतर प्रचार प्रसार होने लगा और लोगों को लगने लगा कि हिंदी को ही भारत की राष्ट्रभाषा बनाया जाना चाहिए। महात्मा गांधी ने भी हिंदी को भारत की राष्ट्रभाषा बनाने के लिए सबसे सही माना। महात्मा गांधी तथा अन्य नेताओं के ऐसे विचारों की वजह से ही जब भारतीय संविधान सभा में संघ सरकार की राजभाषा निश्चित करने का प्रश्न आया तो 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत संघ की राजभाषा घोषित किया गया। राजभाषा देश की भिन्न भिन्न भागों को एक सूत्र में पिराने का कार्य करती है। इसके माध्यम से जनता न केवल अपना देश की नीतियों और प्रशासनों की भलीभांति समझा जा सकती है, बल्कि उसमें स्वयं भी भाग ले सकती है। प्रजातंत्र की सफलता के लिए ऐसी व्यवस्था अत्यंत आवश्यक है। विभिन्न प्रयत्नों के फलस्वरूप भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में हिंदी का प्रयोग बढ़ा है। राजभाषा अधिनियम के अनुसार सामान्य आदेश, जिसमें परिपत्र की शामिल है, संकल्प, नियम, अधिसूचनाएं, प्रशासनिक तथा अन्य रिपोर्ट, प्रेस विज्ञप्तियाँ, संविदा, करार, अनुज्ञप्ति आदि द्विभाषी रूप के जारी किया जाना चाहिए। अधिकतर मंत्रालय व विभाग ऐसे ही कर रहे हैं। राजभाषा के रूप में हिंदी के विकास, प्रचार और प्रयोग में पर्याप्त वृद्धि हुई है, किंतु अभी भी हम अपेक्षित लक्ष्य तक नहीं पहुंच सके हैं। इसका कारण यह है कि जो सरकारी कर्मचारी हिंदी जानते हैं, वे भी द्विभाषिक रूप में कार्य करने की छूट होने के कारण हिंदी के बजाय अंग्रेजी में काम करना पसंद करते हैं, क्योंकि एक तो वे पहले से अंग्रेजी में काम करने के अभ्यस्त रहे हैं, दूसरे हिंदी में काम करने में वे कुछ हीनता अथवा संकोच का अनुभव करते हैं। यह हीनता और संकोच का भावना इस समय सरकारी कार्यालयों में हिंदी का प्रयोग बढ़ाने के मार्ग में बहुत बड़ी बाधा है। हिंदी भाषी राज्य सरकारों भी, जहां अधिकांश कर्मचारी हिंदी जानते हैं, अभी तक संपूर्ण कार्य हिंदी में नहीं कर पा रही है। इससे अन्य राज्यों में हिंदी का प्रयोग करने पर बहुत प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। फिर भी
बहुत सारे प्रयासों के परिणाम स्वरूप हिंदी का प्रयोग दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। हिंदी कार्यशालाओं के आयोजन से भी कर्मचारियों की झिझक दूर करके उन्हें हिंदी में काम करने का प्रोत्साहन दिया जा रहा है। तात्पर्य यह है कि हिंदी में काम करने का वातावरण बनाने के लिए हर संभव उपाय किया जा रहा है। यद्यपि हमारी मंजिल कुछ दूर अवश्य है, किंतु हम सबका सहयोग लेते हुए सशक्त और संतुलित कदमों से उनकी तरफ बढ़ रहे हैं। जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि भाषा वही जीवित रहती है जिसका प्रयोग जनता करती है। हिंदी राजकाज की भाषा नहीं, हमारी सांस्कृतिक विरासत है, संदेहवाहिक भी है। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः आप सबका स्वागत और अभिनंदन। मैं अब आमंत्रित कर रहा हूं आरंभिक वक्तव्य के लिए श्री वीपी गौड़ जी को। गौड़ जी संस्कृति मंत्रालय में राजभाषा के निदेशक हैं और उनके मार्गदर्शन में अकादमी काफ़ी लाभ उठा रही है और राजभाषा कार्यान्वयन को गति देने में काफ़ी हम आगे बढ़े हैं। श्री गौड़ जी का आमंत्रित कर रहा हूँ। जहाँ तक राजभाषा की बात है, आप सब अवगत हैं, हिंदी संघ की राजभाषा है, लेकिन फिर भी कार्यालयों में, बैंकों में, उपक्रमों में देखा जाए तो जो वर्चस्व चल रहा है वो कहीं ना कहीं हमें अंग्रेजी का ही दिखाई दे रहा है। ऐसी क्या चुनौतियां हैं राजभाषा के सामने, इसके लिए हमें राजभाषा के इतिहास के पन्ने पलटने पड़ेंगे। राजभाषा के कार्यान्वयन के संदर्भ में भी कुछ ऐसे संदर्भ हैं जो हमें काफ़ी कुछ कह जाते हैं। कहीं हम देखते हैं राजभाषा कार्यान्वयन में राजनीतिक गंध है, तो कहीं चिंता की लकीरें, कहीं प्रगति के चिन्ह हैं, तो कहीं विकास और उत्साह की लहर, कहीं अस्मिता की गूंज है तो कहीं कृत्रिमता की गंध, कहीं आडंबर का खोखलापन है तो कहीं विकास की लहर। इन सब सोपानों से होती हुई हमारी राजभाषा भविष्य की दहलीज पर दस्तक दे रही है। जब देश आज़ाद हुआ तो हिंदी का उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम सब जगह अत्यधिक बोलबाला था। देश आज़ाद हुआ, राष्ट्र के लोगों में एक ललक थी हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखने की, जिसकी परिणति हुई संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार, जिसके तहत हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया। लेकिन इसमें यह भी प्रावधान किया गया कि 15 साल तक जिस तरह से आज़ादी से पहले अंग्रेजी चल रही थी वो यथावत जारी रहेगी। अगर कोई हिंदी में भी करना चाह रहा है उस पर कोई रोक नहीं थी। जो ही ये अवधि आने लगी 1960 के दशक में, तमिलनाडु में हिंदी को लेकर काफ़ी आगजनी हुई, रेलें फूकी गई, डाकघर जलाए गए, आत्महत्याएं हुई। तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा कि भाई ये देश पर काले बादल उचित नहीं हैं, हम सबको हिंदी सिखाएंगे, प्रेरित करेंगे, और जब सब पूरी तरह से हिंदी सीख जाएंगे तो फिर हम प्रेम, सद्भाव और प्रेरणा से हिंदी को लागू करेंगे। परिणाम स्वरूप राजभाषा अधिनियम 1963 आ गया और स्थिति ये पहुंची कि 15 साल की इस अवधि को और आगे तक बढ़ा दिया गया। अब इसकी सीमा तय नहीं है, ये सीमा आप लोगों को तय करनी है, राष्ट्र की जनता को तय करनी है, राज्यों को तय करनी है। एक सख्त राजनीतिक इच्छा शक्ति की इसके लिए आवश्यकता होगी। और निश्चित रूप से जो 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन भोपाल में आयोजित किया गया था, प्रधानमंत्री जी ने, गृह मंत्री जी ने बड़े मुक्त खंड से कहा कि हिंदी का भविष्य उज्जवल होगा और जो कुछ खामियां हुई हैं उसको हम ठीक करेंगे। और यहाँ तक कि कह डाला कि जब हम योग के लिए 177 देशों का समर्थन हासिल कर सकते हैं तो निश्चित रूप से हम राजभाषा के लिए भी यूएनओ की अधिकृत भाषा के लिए ये समर्थन निश्चित रूप से हासिल करेंगे। फिर भी ऐसी क्या कठिनाइयां हैं, लीजिए हम उन पर चर्चा करते हैं।
आप अवगत हैं, लॉर्ड क्लाइव की दास्ता से हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो गया। लेकिन जो मैकाले ने भाषाई बीज बोए थे वो आज कहीं पुष्पित फलित होते दिखाई दे रहे हैं। 2 फरवरी 1835 को ब्रिटिश पार्लियामेंट में लॉर्ड मैकाले ने एक भाषाई सर्वेक्षण की रिपोर्ट प्रस्तुत की थी और उसमें कहा कि मैंने पूरे भारत का दौरा किया, मैंने कहीं भी कोई चोर नहीं देखा। यहाँ के लोग बड़े मेधावी हैं, ये संपन्न राष्ट्र हैं, ये नैतिक मूल्य बड़े महान हैं और ये आध्यात्मिकता पर टिका हुआ राष्ट्र है। यहाँ का सांस्कृतिक ढांचा बहुत महान है और इन सब परिस्थितियों के चलते हम ज़्यादा आधिपत्य कायम नहीं रख पाएंगे जब तक कि हम इनके सांस्कृतिक ढांचा, जो इनकी सांस्कृतिक विरासत है, उसके मेरुदंड को ध्वस्त नहीं कर दें। और उन्होंने कहा कि मैं प्रस्तावित करता हूँ कि इन भारतीयों पर अंग्रेजी थोप दी जाए और ये मानने लगेंगे, इनकी प्राचीन शिक्षा को पद्धति बदल दी जाए। जब ये मानेंगे कि जो कुछ विदेशी है या अंग्रेजी है ये इनके अपनी भाषा से बेहतरीन है, तो निश्चित रूप से ये अपने आत्मबल और स्वाभिमान को भूल जाएंगे और सदैव सदैव के लिए हमारे गुलाम हो जाएंगे। दूसरी मुख्य बात है शिक्षा पद्धति। बड़े बड़े उच्च पदों पर अंग्रेजी का बोलबाला है। जब तक शिक्षा का माध्यम हिंदी नहीं होगा, बच्चों में राष्ट्रीयता की भावना जागृत नहीं हो सकती। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने ठीक ही कहा था, राष्ट्रभाषा के बिना राष्ट्र गूंगा है। स्वराज की कल्पना जब की गई थी तो उन्होंने कहा था स्वराज मुट्ठी भर लोगों के लिए होता तो ठीक था, लेकिन स्वराज तो करोड़ों नंगों, भूखों, गरीबों, दलितों के लिए है। वो कभी अंग्रेजी तक कहाँ पहुँच पाएंगे। तो इसलिए बड़े सोच समझ कर उन्होंने कहा था कि मैं ऐसे भारत के लिए कोशिश करूँगा जिसमें गरीब से गरीब व्यक्ति समझे कि उसके निर्माण में उसका हाथ है, उसकी आवाज़ का दमखम है। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आगे आज हम देखते हैं, जब तक अंग्रेज आए उन्होंने कहा जो छोटी मोटी अंग्रेजी जानता है उसको नौकरी दे दी जाए और उन्होंने बड़े ही कूटनीति के साथ अपनी चाल चली। ब्रिटिश से जो लोग आते थे, छोटे मोटे क्लर्क का काम दिया जाता था, बड़ी भारी तनख्वाह दी जाती थी। लेकिन उन्होंने कहा क्यों नहीं इन भारतीयों को छोटा मोटा काम करवाया जाए टूटी फूटी अंग्रेजी सिखाकर, और उन्होंने ऐसा किया और कामयाबी हुई। अंग्रेजी को रोजी रोटी से जोड़ दिया गया। लेकिन आज हमें इस संदर्भ में बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। जिस दिन हिंदी रोजी रोटी से जुड़ गई तो निश्चित रूप से ऐसा नहीं है कि आज का युवा गुमराह है, कोई गुमराह नहीं है। जिस दिन रोजी रोटी से हिंदी जुड़ गई तो निश्चित रूप से वो हिंदी की तरफ मुड़ेगा। आज हम देखते हैं जो भी SMS, जो भी ट्विटर, जो भी ब्लॉगिंग होती है, युवा वर्ग बड़े उत्साह के साथ हिंदी में आगे आया है। मल्टीनेशनल कंपनियां आज देख रही हैं, वो भी कोशिश करते हैं। अगर हमारी भारतीय कंपनी फिर भी कई बार अंग्रेजी से में विज्ञापन दे देते हैं, लेकिन वो कभी नहीं चूकते। वो विज्ञापन हिंदी में ही देते हैं, भले ही उनकी कार्य की प्रोडक्शन की हलचल अंग्रेजी में चलती रहे, लेकिन वो जानते हैं इन भारतीयों का दिल जीतना है तो निश्चित रूप से हिंदी सीखनी पड़ेगी। अमेरिका जैसी महाशक्ति ने आज महसूस किया और ओबामा जी ने कहा अगर अमेरिका को अपनी संपन्नता कायम रखनी है और अपने आप को सुरक्षित रखना है तो भारत की हिंदी को सीखना होगा। 8वें विश्व हिंदी सम्मेलन में वान की मून सचिव संयुक्त राष्ट्र ने स्पष्ट शब्दों में कहा था हिंदी विश्व की सबसे मीठी भाषा है। ये लोगों को जोड़ती है और विभिन्न संस्कृतियों को एक साथ लाने की अग्रणी भूमिका निभाती हैं। आपने ओडोनेल स्मेकल का नाम सुना होगा, चेकोस्लोवाकिया के रहने वाले थे। उन्होंने कहा अगर विश्व की सबसे व्यापक साहित्यिक सरल भाषा है तो हिंदी है। फादर कामल बुल्के का आपने नाम सुना होगा, कहाँ बेल्जियम के रहने वाले थे, एक सिविल इंजीनियर, और किस तरह से भारत में आकर उन्होंने हिंदी को अपनाया और हमारे लिए हिंदी अंग्रेजी शब्दकोश रख दिया, बाइबल का हिंदी अनुवाद किया। न जाने कितने विदेशियों ने भारतीय संस्कृति को समझने के लिए हिंदी को पढ़ रहे हैं। इसलिए नहीं कि हमारी राजभाषा, इसलिए भारत अगर किसी राष्ट्र को जानना है तो उसकी भाषा, उसमें प्रकाशित साहित्य को पढ़ना होगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने बहुत समय पहले कह दिया था
चाहे जो भी हो, जैसी भी हो, भारत की राजभाषा हिंदी ही होगी। और उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि 50% भारतीयों के हृदय, मस्तिष्क और उनके पेट की भाषा हिंदी है। ये उनके हास्य, विरह, मिलन, सुख दुख की भाषा है। और जब हिंदी में कोई साहित्य का सृजन किया जाता है तो करोड़ों लोगों का चरित्र उत्थान होता है, मनुष्यों के दुखों से अवगत कराया जाता है। और हिंदी सचमुच हमारे हृदय का स्पंदन है। आज हम सोचते हैं चिकित्सा प्रौद्योगिकी में हिंदी पुस्तकों का अभाव है, तो मित्रों, हमारे विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्री ने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि 20,000 वैज्ञानिक और चिकित्सक लगाए हुए हैं जो विज्ञान और चिकित्सा में हिंदी कैसे आए इस पर विचार मंथन कर रहे हैं। पुस्तकों का सृजन चल रहा है, अनुवाद, शब्दावलियों का लेखा जोखा चल रहा है। हिंदी के लिए मिशनरी रूप में आगे आना होगा, आदेश के रूप में नहीं। हिंदी कभी तर्क से नहीं आएगी, हिंदी से हमारे दिलों के तार जुड़े हुए हैं। हमें त्रिभाषा फार्मूला दिया गया था राजभाषा संकल्प 1968 में, और स्पष्ट कहा गया था जो हिंदी भाषी लोग हैं वो हिंदी अंग्रेजी के अलावा आधुनिक दक्षिण भारत की भाषा सीखेंगे, और जो दक्षिण के लोग हैं वो अपनी मातृभाषा और अंग्रेजी के अलावा हिंदी सीखेंगे। दक्षिण में हिंदी के लिए प्रयास किए गए, लेकिन मित्रों, हमने आधुनिक दक्षिण भारत की भाषा नहीं सीखी। तो देखिए, ताली दोनों हाथों से बजती हैं। भाषा के लिए हमें दोनों आपस में विनिमय करना पड़ेगा, एक दूसरी भाषाओं से अनुवाद करना पड़ेगा। हमें तमिल सीखनी होगी, हमें तेलुगु सीखनी होगी। एक एक आधुनिक दक्षिण भारत की भाषा सीखेंगे तो हम अपने दक्षिण भारतीय मित्रों का दिल जीत पाएंगे। और जहाँ तक हिंदी की बात है, दक्षिण वालों ने ही ज़्यादा हिंदी की हिमायत की थी। पटेल मतलब कि राजभाषा हिंदी नहीं थी सरदार पटेल की, गांधी जी की भी नहीं थी, चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य, आयंगर, ये सब ऐसे थे जिन्होंने हिंदी की मुक्त खंड से सिफारिश की थी। बाबा साहेब अम्बेडकर, वो भी महाराष्ट्र के रहने वाले थे, लेकिन वो सब समझते थे कि हिंदी एक सरल सुबोध भाषा है, सर्वाधिक लोग इसको बोलते हैं। आज हमने एक ऐसे अध्याय को अनुमोदित किया है जिसमें हिंदी को पहली बार शासन प्रशासन की भाषा के रूप में अनुमोदित किया है, जिसका उपयोग राष्ट्र के निर्माण में होगा। हर माह नहीं, हर घंटे नहीं, हर पल होगा, लेकिन इसका विकास समय और परिस्थितियों के अनुकूल होगा। हिंदी के लिए हमारे तत्कालीन नेताओं ने बड़े संघर्ष किए। ये स्वाधीनता की भाषा रही है। फांसी पर लटकते लटकते हमारे स्वाधीनता सेनानियों ने हिंदी के गीत गाए थे। सेलुलर जेल इसकी गवाह है। जब ब्रिटिश पार्लियामेंट पर बम फेंका गया था यातनाओं के उसके एवज में, तब भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने एक खुले दिल से कहा था, इंकलाब जिंदाबाद। बटुकेश्वर दत्त की भाषा तो बंगला थी और भगत सिंह की पंजाबी, लेकिन उन्होंने जो नारा दिया वो हिंदी में दिया। और भी जो भी सविनय अवज्ञा आंदोलन, करो या मरो, जो भी, गांधी जी तो 22 साल बैरिस्ट्री करके, अंग्रेजी बड़ी धारदार थी, फिर भी उन्होंने हिंदी में नारा दिया और हिंदी को लेकर ही सब कुछ प्रयास किए। तो मित्रों, आज अधिक समय नहीं लेता हुआ मैं यहीं विराम देते हुए यही कहना चाहूँगा, अपनी भाषा अपना देश देता गौरव का संदेश। और निश्चित रूप से आप प्रयास करेंगे तो सफलता मिलेगी। वो दिन दूर नहीं कि हिंदी युवाओं की भाषा अवश्य बनेगी। धन्यवाद।